प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि भारत में ग्रामीण साख के स्रोत का क्या अर्थ होता है और इसके दो महत्वपूर्ण प्रकार यानी गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं और साथ में संस्थागत अथवा औपचारिक स्रोत क्या होते हैं। इन दोनों का मतलब और इन दोनों के बीच के अंतर को मैं बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले के पार्ट और पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इस सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर साख क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, भारत में ग्रामीण साख को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको साख को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं बट उन्हें साख का मतलब नहीं पता होता। तो साख का मतलब होता है उधार। उधार मतलब आप जानते हैं क्रेडिट, यानी क्रेडिट हम इंग्लिश में जब बोलते हैं, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड सुना है ना, तो क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हैं दोस्तों बताइए। आपके पास भले पैसे ना हो बट आप उससे कोई भी वस्तु या कोई सेवा खरीद सकते हैं उधार। यानी आप बैंक से एक तरीके से क्या ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों, उधार को अर्थशास्त्र की भाषा में हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्रामीण साख क्या होती है। भाई देखिए, जो भी भारत है या कोई भी देश है, उसका जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको हम, यानी जो उधार है, जो गांव के लोग या गांव में जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं उनके लिए जो उधार लिया जाता है वहां के लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा दिया जाता है, संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, उसे आप कह सकते हैं कि वो ग्रामीण साख है। ठीक है, जो गांव में दी जाती है। अब तीसरी बात आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आखिर भारत में ग्रामीण साख क्या है। यानी भारत के जितने भी गांव हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे जितने भी कृषि या गैर कृषि गतिविधियों को करने के लिए किसान और अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो उधार लिया जाता है उसे आप भारत में ग्रामीण साख कह सकते हैं। तो आई होप आपको भारत में ग्रामीण साख समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे कि भारत में जो ग्रामीण साख है उसके कौन कौन से स्रोत है। अगर कोई किसान है, जैसे मान लीजिए आप कोई किसान है और अगर आपको अपनी कृषि या फिर गैर कृषि क्रियाओं के लिए, गैर कृषि क्रियाएं जैसे कि मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, इनमें से कोई भी गतिविधि या कोई लघु उद्योग या कोई कुटीर उद्योग या फिर कृषि के लिए, यानी कृषि के लिए या फिर गैर कृषि के लिए आपको उधार की जरूरत है, तो आप कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो कौन कौन से सोर्स हैं जहां से आप क्या ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन किन किन चीजों को खाने से मिल सकती है। आपको अंडे से मिल सकती है ना, अंडे से, हरी सब्जियों से, ठीक है, टमाटर से, मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये क्या है, सोर्स है प्रोटीन के। ऐसे ही अगर किसी किसान को कृषि या गैर कृषि क्रियाओं के लिए उधार की जरूरत हो तो वो दो उसके पास ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है उसके पास गैर संस्थागत अथवा औपचारिक स्रोत। दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास संस्थागत अथवा औपचारिक स्रोत। पहले हम ये समझते हैं कि संस्थागत स्रोत क्या होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत क्या होते हैं। गैर संस्थागत स्रोत मतलब जिनका बही खाता सरकार के पास नहीं होता, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है।
मतलब जो सरकार को इस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते हैं दोस्तों, ये बात आप समझिए। और संस्थागत स्रोत ऐसे हो गए जिनका बही खाता, जिनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण सरकार के पास होता है और वो निगम कर देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? निगम कर देते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं तो मनापुरम या मुथूट फाइनेंस आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, वो एक संस्थागत स्रोत है, वो टैक्स भरते हैं। उसकी कंपनी हमारी शेयर मार्केट यानी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज यानी उसमें लिस्टेड है, यानी उसका बही खाता, उसका पंजीकरण वो निगम कर भरती है और इंडस्ट्री टैक्स भरती है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता सरकार के पास, इसका रिकॉर्ड होता है। ये किसी प्रकार का ऋण टैक्स नहीं भरते हैं और ये भरते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये आपसी मेरी बात समझ रही है, आपसी विश्वास पर निर्भर करते हैं और ये आपसी विश्वास पर निर्भर नहीं करते हैं, ये कानूनी रूप से होते हैं। अगर आप अपना सोना रखने के बाद अगर आप उसे नहीं छुटाते हैं, इंटरेस्ट नहीं भरते हैं, तो वो संस्थागत जो मनापुरम या मुथूट फाइनेंस है वो आपकी सोने की ऑक्शन यानी नीलामी कर सकते हैं। उसने लीगली यानी कानूनी रूप से ये अधिकार है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया ग्रामीण साख। ग्रामीण साख मतलब किसान द्वारा कृषि या गैर कृषि द्वारा कृषि के लिए जो उधार दिया जाता है उसे हम ग्रामीण साख कह सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत। गैर संस्थागत का बही खाता सरकार के पास नहीं होता, जबकि संस्थागत पंजीकृत होती है। मेरी बात समझिए, यानी बही खाता होता है। ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरते हैं, ये टैक्स भरते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपसी विश्वास पर होते हैं और ये कानूनी विश्वास पे होते हैं, यानी इसमें लीगली कार्रवाई की जा सकती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कि गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत जो है ना, उनका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि आपके किसी भी गांव में कोई साहूकार होंगे, या फिर कोई बनिया होगा, या फिर कोई व्यापारी होगा, या फिर कोई कमीशन एजेंट होगा, या कोई जमींदार होगा, ठीक है, या कोई संबंधी यानी कोई रिश्तेदार, या फिर कोई मित्र। ये कैसे स्रोत हैं? गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत हैं दोस्तों। यानी ये आपको जो ऋण दे रहे हैं और आप जो ले रहे हैं, ये आपसी विश्वास पे निर्भर है। इनका कोई भी बही खाता सरकार के पास नहीं होता। तो आप ये देख रहे हैं कि गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, जो आपसी विश्वास पर निर्भर करते हैं। जबकि संस्थागत स्रोत की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, संस्थागत के अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि पहला एग्जांपल दे रखा है सहकारी साख समितियां, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अन्य व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए हमारे, कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जिसे नाबार्ड के नाम से जानते हैं, जिसका मेन फोकस है ग्रामीण विकास और कृषि का विकास करना। तो ये जितने भी बैंक हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, इनका बही खाता सरकार के पास होता है मेरे दोस्तों। तो ये जब अगर किसान को कृषि या गैर कृषि के लिए उधार देते हैं तो इन्हें किसान के ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत कहेंगे, क्योंकि इनका पंजीकरण सरकार में होता है। और कई सारी तो देखिए, ये जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है, ये तो राष्ट्रीय बैंक है, इसकी स्वयं देखरेख, इन सभी चीजों की देखरेख आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इनका पूरा बही खाता होता है दोस्तों। परंतु दोस्तों, अपने दोनों प्रकार के जो भी स्रोत हैं, ये दोनों ही कृषि के विकास में अपनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय कृषि है उसमें 3 पिरामिड है, यानी आप 3 लोगों की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला किसान जो कि कृषि को बोता है, दूसरा
दूसरा मजदूर जो कि कई सारे कामों में उसकी मदद करता है, और तीसरा अर्थी। अर्थी मतलब वो जमींदार या वो साहूकार जो उसको किसी भी समय पे किसी भी स्थान पे पैसा उपलब्ध कराता है, जिससे वह अपनी कृषि, गैर कृषि और अपनी व्यापारिक पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहता है। क्योंकि दोस्तों ये अनौपचारिक जितने भी स्रोत हैं, भले मैं मानता हूँ इनकी कुछ फॉल्ट्स हैं, इनमें बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, बट दोस्तों ये इजीली रहता है क्योंकि किसान बार बार बैंक में चक्कर काटे, उसको इतनी बहुत सारी लीगली कागजवाई की जाती है। तो ये जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, आप जैसा कि जानते हैं कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, तो मंडियां खत्म करने का मतलब है अर्थी खत्म करना, और अर्थी का खत्म होना इसका मतलब होगा दोस्तों जो गैर संस्थागत स्रोत हैं, जो अनौपचारिक स्रोत हैं ग्रामीण साख के, उन पर बहुत ही गहरी चोट लगेगी, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि कितने सारे किसान इसका पुरजोर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और हम सबको भी किसान भाइयों के साथ, हम किसी भी सरकार के विरुद्ध नहीं है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम अपने किसान भाइयों के साथ जरूर हैं। अगर आप किसान भाइयों के साथ हैं या भारत के किसानों के साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना यस में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगली वीडियो में आपके लिए कृषि विपणन क्या होता है और कृषि विपणन के कौन कौन से दोष हैं और भी कुछ आगे मैं आपको समझाऊंगा, और लगभग मैं आपको 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कर दूंगा, और फिर एक ऐसा पार्ट बनाऊंगा जिसमें पूरा चैप्टर एक ही बारी में मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।